देखिए, बीए प्रथम वर्ष में आपने साहित्य पढ़ा है, ठीक है? उपन्यास पढ़े हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, नाटक पढ़े हैं, एकांकियाँ पढ़ी हैं और तीसरे सत्र में, दूसरे वर्ष के तीसरे सत्र में आपने कुछ गद्य साहित्य पढ़ा है। साथ ही साथ भाषा के भी कुछ आयाम हमने देखे हैं। उसी प्रयोजनमूलक हिंदी के आगे, मतलब जो ये आपका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद का जो बीए द्वितीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 8 के क्रमांक का जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। आप थोड़ी डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8, इसका शीर्षक है प्रयोजनमूलक हिंदी भाग 2। इसका उद्देश्य पहले समझ लीजिए। ध्यान रहे, हम साहित्य बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, कोई कठिनाई उसमें नहीं आती, लेकिन भाषा का अध्ययन करते समय जब हम रोजगार परक बात करते हैं, यानी भाषा के माध्यम से रोजगार मिल सकता है क्या, तो जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयोजनमूलक हिंदी को आद्योपरांत पढ़ना अत्यंत जरूरी होता है। गत सत्र में हमने हिंदी भाषा क्या है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कितने वर्षों से हिंदी भाषा आई है, अलग अलग युग कौन कौन से हैं उसके, हिंदी का निर्माण कैसे हुआ है। यूँ कहेंगे कि भारतवर्ष में जो पहली भाषा थी वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के बाद आज की आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण होता है। और ये लगभग ईसा के 1000 वर्ष के आसपास आधुनिक भारतीय भाषाएं निर्मित होती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, राजस्थानी वगैरह वगैरह। असमिया, बंगाली, उड़िया ये भी उसमें आती है। उत्तर भारत की भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता है। अब देखिए, उसके उपरांत हमने देखा था कि मानक भाषा क्या होती है, मानक भाषा के कौन कौन से लक्षण होते हैं, मानक भाषा की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं, मानक भाषा के कौन से तत्व होते हैं, विशेषताएं होती हैं। ये सारा पाठ्यक्रम हमने आपके सम्मुख रखा था और एक अंत में पाठ्यक्रम रखा था, वो है प्रयोजनमूलक हिंदी का। प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है? अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है फंक्शनल लैंग्वेज, यानी आप साहित्य के अलावा, मतलब नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि जो गद्य विधाएं हैं और कविता जैसी पद्य विधा है, इसके अलावा आप दैनंदिन जीवन में, कार्यालयों में, बैंकों में या किसी विशिष्ट प्रयोजन के चलते भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। मराठी में इसके लिए शब्द है, देखिए मराठी में इसके लिए एक विशिष्ट शब्द है, देखिए इस समय याद नहीं आ रहा है, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए उपयोजित भाषा। तो उपयोजित भाषा जिसे किसी उपयोग के लिए प्रयुक्त की जाती है, उसी प्रकार किसी प्रयोजन के माध्यम से भाषा किसी प्रयोजन के लिए, यानी प्रयोजन का अर्थ होता है कोई एक कारण, समझिए पढ़ना एक कारण है। इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये साहित्यिक भाषा नहीं है, प्रयोजनमूलक भाषा का शैक्षिक क्षेत्र है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ जो प्रयुक्त होती वाली भाषा है वो प्रयोजनमूलक बैंकिंग की होगी, यानी अलग अलग उसके क्षेत्र होते हैं। उससे आगे चल करके, मतलब उसकी थ्योरी हमने देखी थी, प्रयोजनमूलक भाषा की परिभाषाएं देखी थी, प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषाएं देखी थी, प्रयोजनमूलक हिंदी के लक्षण देखे थे, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं देखी थी और प्रयोजनमूलक हिंदी का अत्यंत संक्षेप में इतिहास भी देखा था। लेकिन इस सत्र में, चौथे सत्र में हम जो पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अब तक जो हमने पढ़ा तीसरे सत्र में,
वो थेरोटिकल भाग था। थेरोटिकल मतलब सैद्धांतिक। लेकिन इस सत्र में जो आपको पढ़ना है वह प्रैक्टिकल है, प्रात्यक्षिक है। इसलिए हम बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 के उद्देश्यों को पहले समझने का प्रयास करेंगे। उसमें देखिए पहला उद्देश्य कहा गया है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों का परिचय होना चाहिए। उसके उपरांत राजभाषा हिंदी, जिसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं का परिचय हमें होना चाहिए। और उसके उपरांत तीसरा उद्देश्य ये बताया गया है कि प्रयोजन मूलक भाषा तथा अनुवाद की भूमिका का परिचय आपको होना चाहिए। साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दावली को भी हमें देखना है। अब देखिए इन उद्दिष्टों की आपूर्ति के लिए जिस अध्ययन अध्यापन पद्धति को हम स्वीकार कर चुके हैं वो व्याख्यान पद्धति है। जैसे आप महाविद्यालय में आते थे, हम कृष्ण फलक पर कुछ लिखते थे, आप नोट्स निकाल लेते थे, वगैरह वगैरह वगैरह, और हम बोलते थे, आप सुनते थे। वही व्याख्यान पद्धति इस समय ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष है। आप आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। साथ ही साथ हमें कार्यशाला पद्धति का भी प्रयोग करना है, क्योंकि जिसको अंग्रेजी में वर्कशॉप कहा जाता है, वर्कशॉप की विशिष्टता होती है कि इसमें एक तरफा कोई मतलब अध्यापक बोल रहा है, छात्र सुन रहा है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ कार्य आपको दिए जाएंगे, उस कार्य के अनुसार उस कार्य की आपूर्ति आपको करनी पड़ेगी। ये कार्यशाला वर्कशॉप, इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, प्रतिभागी जो होते हैं, वो अध्यापक या इंस्ट्रक्टर के इशारों पर कुछ बनाते हैं खुद, तो कार्यशाला होती है। उसके उपरांत है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण मतलब देखिए समझिए कि भाषाई सर्वेक्षण के अंतर्गत ऐसा होता है कि समझिए कि मराठी हिंदी की एक बोली है मारवाड़ी। अब देखिए ऐसा अध्ययन हम कर सकते हैं सर्वेक्षण के अनुसार कि उस्मानाबाद शहर में जो व्यापारी लोग हैं, खास करके मारवाड़ी व्यापारी जो हैं, उनकी हिंदी कैसी, उनकी हिंदी का संकलन सर्वेक्षण के रूप में करना चाहिए। मतलब वह दुकान में आने पर किस प्रकार बातें करता है, किस प्रकार से अपने ग्राहक को प्रसन्न करता है। तो इसमें हिंदी के शब्द बहुत से आते हैं। इतना ही नहीं, वह भले ही दुकान में मराठी बोले, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ हिंदी की जिस बोली का प्रयोग करता है वो मारवाड़ी बोली होती है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। या फिर अगर देखिए कि दूसरे हिंदी की एक और बोली है जिसको हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं, जिसका बहुत तीसरे सत्र में बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन हमने किया था। उस में दक्षिणी हिंदी जो है, आज जो खास करके बाज़ारों में मुस्लिम लोग जो बागवान जाति के हैं, जो आपस में चर्चा करते हैं, वो दक्षिणी हिंदी होती है। उर्दू और हिंदी का मिला जुला रूप होता है हिंदुस्तानी जैसा। तो सर्वेक्षण भी हम भाषा ही कर सकते हैं। मतलब ये फलाना व्यक्ति आज दिन भर में इतनी हिंदी बोलता है, तो इसमें रिपीट होने वाले शब्द कौन से हैं, रिपीट होने वाले वाक्य कौन से हैं, इनके आधार पर हम उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पद्धति है निरीक्षण। सर्वेक्षण के अंतर्गत ही निरीक्षण वैसे आती है, क्योंकि सर्वेक्षण जो एक समाज शास्त्रीय अनुसंधान या शोध की पद्धति है, उसके अंतर्गत आप निरीक्षण कर सकते हैं कि हिंदी कैसे बोलते हैं। खास करके एक महत्वपूर्ण बात मैंने देखी कि जो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं बच्चे हैं, लेकिन टेलीविज़न पर कुछ छोटे बच्चों के कार्टून देखते हैं, और वो कार्टून में हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे लिटिल सिंघम हो, जैसे छोटा भीम हो, मोटू पतलू हो, तो जाने अनजाने वो बच्चे हिंदी सीखते रहते हैं, और इसकी मतलब इसका प्रभाव उनके जीवन पर आ जाता है। तो ये निरीक्षण आप करें कि कौन से छात्र, बच्चे, छोटे बच्चे, घर में बच्चे रहने वाले, वो टेलीविज़न से क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं, और उसका एक पुस्तिका में, एक वही में उसका निरीक्षण आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए कि ये व्याख्यान पद्धति हो, कार्यशाला पद्धति हो, सर्वेक्षण पद्धति हो, निरीक्षण पद्धति हो, ये करते समय हमें प्रत्येक बार उस
व्यक्ति तक जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम दृक श्राव्य साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस समय आप मुझे देख रही हैं, तो ये देखना है, सुन रहे हैं मतलब श्राव्य है। दृक श्राव्य साधनों का उपयोग आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, आप फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, आप रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से कर सकते हैं, टेप के माध्यम से कर सकते हैं, अलग अलग चार्टों के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये सारा दृक श्राव्य साधनों का प्रयोग करना। अब समझिए, मुझे तुलसीदास जी के रामचरितमानस का भरत मिलाप प्रसंग आपको पढ़ाना है। समझिए थोड़ी देर के लिए, ये अगले वर्ष प्रथम वर्ष में लगने वाला है, इसलिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, ये आपको उसकी PDF भेज सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कविता जो होती है, जो गाई जाती है, तो एक विशिष्ट प्रकार का उसमें छंदोबद्धता होती है, और उस छंदोबद्धता को समझ करके कौन सा दोहा है, कौन सी चौपाई है, कौन सा सोरठा है, ये अलग अलग काव्य प्रकार जो हैं, अलग अलग छंद जो हैं, ये सुन करके अच्छे आ सकते हैं। मतलब मसलन रेडियो पर कुछ दिन पहले रामचरितमानस का गायन किया गया था, तो उसके तरह गाने आना चाहिए हमें। पुराने ज़माने में देखिए, उत्तर भारत में अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी कुछ, जैसे गीत गाता चल जैसी फिल्म है, या फिर आँखियों की झरोखों जैसी फिल्म है, तो उसमें रामचरितमानस की चौपाइयों को, कबीर के दोहों को, सूरदास के पदों को गाने की कंपटीशन रखी जाती थी, प्रतियोगिता रखी जाती थी। तो उससे क्या है, केवल देखिए कि हम महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदी पढ़ तो अच्छी लेते हैं, लेकिन हिंदी बोलने में हमारी ज़बान कहीं हिचकिचाती है। तो इसके लिए हमें, जिस प्रकार से मैं इस समय आपके सम्मुख बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से धारा प्रवाह आपको हिंदी बोलने आनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाते हैं और छात्र मराठी में प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी में प्रश्नोत्तर होने चाहिए, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी में प्रश्नोत्तर होने चाहिए। दुनिया की कोई भी भाषा जो आप सीख रहे हैं, उसमें धीरे धीरे आपको पढ़ना लिखना ये आने के साथ साथ बोलना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए, और कहीं प्रेजेंटेशन करना भी आना चाहिए, सूत्र संचालन भी करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, और ये धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि भाषा किस प्रकार से रोजगार का साधन हो सकती है। आज देखिए, अनुवाद का क्षेत्र, एक अनुवाद भी आपका ये पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक चौथा भाग है उसमें का। आज अनुवाद केवल पुस्तक का अनुवाद नहीं हो रहा है, अब तो फिल्मों का अनुवाद हो रहा है, जिसको हम डबिंग कहते हैं। मतलब समझिए, दक्षिण की कोई फिल्म जैसे बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म आती है, अगर वो केवल तमिल में होती तो कितने लोग देखते हैं? बहुत कम। लेकिन वही हिंदी में डबिंग होकर के आती है, तो उसे हजारों लोग नहीं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो एक ही भाषा का भाषांतरण या अनुवाद हर क्षेत्र में। अब समझिए कि मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल रविवार को बहुत कुछ अच्छी बातें कही, जिसको हम मन की बात में कह सकते हैं। अगर हिंदी जानने वाला व्यक्ति वो समझ लेता है तो कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन कोई दक्षिण का व्यक्ति है, कोई मराठी व्यक्ति है, जब बातें समझ में नहीं आती, तो उसी भाषण का अनुवाद श्राव्य रूप में बाद में प्रसारित किया जाता है, ताकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो आपको आपकी मातृभाषा में समझ में आए। तो देखिए कि अनुवाद का क्षेत्र अब इतना बड़ा बन चुका है कि दृक श्राव्य माध्यमों में भी अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका हमारे सामने आ रही है। तो इसलिए देखिए, दृक श्राव्य साधनों का प्रयोग भी आपको करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में ये सारी चीज़ें, आपके मोबाइल में देखिए, मैं एक उदाहरण आपको सुनाता हूँ। हर शनिवार को सुबह 8:10 पर एक उस्मानाबाद केंद्र पर एक कार्यक्रम रहता है, दर्पण नाम का, हिंदी को लेकर के। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आकर के हिंदी बोलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिन लोगों को सुन रहे हैं, उस प्रकार से हमें बोलना भी आना चाहिए। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, वैसे हमें लिखने भी आना चाहिए। पढ़ना और बोलना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको अच्छी तरह से पढ़ें, हम ध्यान रखिए, पढ़ते समय उच्च स्वर से हमने पढ़ा तो हमें सुनाई देता है, और पढ़ते समय अपनी ही आवाज़ को हम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हमें आनी चाहिए, हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी भाग 2 का उद्देश्य और अध्ययन अध्यापन पद्धति आपके सम्मुख प्रस्तुत की। अब हम चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर।
हमारे पाठ्यक्रम में देखिए समाविष्ट पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, जो तत्कालीन मतलब जब ये पाठ्यक्रम बनाया गया 6 साल पहले, उसमें हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के औरंगाबाद के डॉक्टर माधव सोनटक्के जी ने पुस्तक लिखी प्रयोजन मूलक हिंदी। उसके आधार पर आप पढ़ सकते हैं, उसके उनके अनेक पुस्तकें इस विषय पर हैं। अब इसी आपके पाठ्यक्रम में है क्या? देखिए, तीसरे सत्र में हमने भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, भाषा का इतिहास क्या है, मानक भाषा क्या होती है, भाषा की मानकता क्या होती है, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है, हिंदी की अलग अलग बोलियां कौन कौन सी हैं, इनको पढ़ा। और प्रयोजन मूलक हिंदी का थोड़ा सा यूँ कहेंगे कि सैद्धांतिक अध्ययन हमने किया कि प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है। लेकिन अब हमें देखिए पहला भाग इसमें देखना है कि अगर हम अपनी भाषा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रयुक्त करें, प्रयोजन के तहत प्रयुक्त करें, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जैसे कि विज्ञान जैसा विषय है। अब विज्ञान जैसे विषयों में अंग्रेजी में ही लगातार पढ़ाया जाता है, लेकिन मोदी जी ने अब ये कहा है कि हर प्रांत में, हर राज्य में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मतलब विज्ञान और तकनीकी विषय को भी हिंदी में या अपनी मातृभाषा में पढ़ाना सीखें। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पारिभाषिक शब्दावली की। मसलन समझिए, आपको अगर न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों का अनुवाद करना है हिंदी में, तो उसके लिए गुरुत्व यानी जो शब्द होता है, अंग्रेजी शब्द है, उस शब्द का हिंदी पर्याय क्या है ये देखना पड़ेगा, जिसको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्द, जिसको अंग्रेजी में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, कि एक विशिष्ट विषय को समझाने के लिए उस विषय के क्षेत्र में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसके भारतीय, खास करके हिंदी संस्कृत के पर्यायी शब्दों का प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक के रूप में मैं इस 2 दिन पहले मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको वीडियो करके भेज दिया था। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए क्या शब्द गढ़ा जा सकता है, तो मैंने विचार किया और मैंने उसे नाम दिया शक्ति बिंदु प्रस्तुतिकरण। पावर मतलब शक्ति, पॉइंट मतलब बिंदु, और प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार से नए शब्द गढ़ने की ताकत हमें होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में हम तासिकाई के समय ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड के लिए कृष्ण फलक ये शब्द, पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम खड़ू कहते हैं या चॉकपीस कहते हैं, उसके लिए सुधाखंड शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। डस्टर जो पोछा जाता है, उसके लिए प्रोक्षण शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखिए कि विद्या के या विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हों, जितनी भी शाखाएं हों, उन सभी शाखाओं में हम कितने दिन तक अंग्रेजी या अन्य भाषाओं पर अवलंबित रहेंगे? हमें अपनी भाषाओं का भी अगर हर क्षेत्र में प्रयोग करना है, तो हर क्षेत्र के पारिभाषिक शब्दों के रूप भी हमें देखने पड़ेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारी उन्नति कितनी भी हुई हो, लेकिन अगर हमारी भाषा की उन्नति नहीं होती है तो उन्नति शून्य है, ऐसा भारती हरिश्चंद्र जी ने कहा था। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को न कटत हृदय को, सुई कहा था उन्होंने। तो ये पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य क्या है, उसके मायने क्या होते हैं। फिर पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा करनी है, उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करनी है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगर समझिए ऑक्सीजन, जो आजकल कोरोना के काल में ऑक्सीजन के लिए बहुत मारामारी हो रही है, क्या ऑक्सीजन के लिए कोई हमारा शब्द है? मराठी वालों ने प्राणवायु दिया, हिंदी वालों ने कोई नया शब्द दिया नहीं, ऑक्सीजन शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, खास करके विज्ञान शाखा के, तो जैसे के वैसे शब्द भी ले सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा का वैसा शब्द लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अधिकतर पारिभाषिक शब्द हमारे स्वयं के होने चाहिए। तो ये निर्धारण कैसे करेंगे?
उसके 5 चरण होते हैं, वो डिटेल में हम आगे देखेंगे। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली के विविध दृष्टिकोण और प्रयास। अब आज तक हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली बनाने में किन लोगों ने साथ दिया है, किन लोगों ने इसमें प्रयास किए हैं, और अलग अलग दृष्टिकोण कौन से हैं। कुछ लोगों का कहना यह है, जैसे डॉक्टर मेघनाथ शाह जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के जो विज्ञान विषयक शब्द हैं उनको जैसा का वैसा प्रयुक्त कीजिए। अंग्रेजी के शब्द जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यूरिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, तो इन सभी शब्दों को जैसा का वैसा प्रयोग करो, ऐसा मेघनाथ सहज ने कहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम अंग्रेजी के शब्दों पर अवलंबित रहेंगे तो फिर हमारी भाषा का कैसे उद्धार होगा, इसलिए कुछ नए शब्द जुड़े, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए गंधक अम्ल प्रयोग करें, ऑक्सीजन के लिए प्राणवायु मराठी वाले कर ही देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इसके 4 अलग अलग सिद्धांत हैं, यानी अलग अलग दृष्टिकोण 4 हैं। एक, अंग्रेजी के शब्दों को साइंस के कम से कम जैसा का वैसा इस्तेमाल करें, ये अंतर्राष्ट्रीयतावादी लोग हैं। कुछ दूसरे हैं संस्कृतवादी, वे कहते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे वैभवशाली भाषा है और उसमें नए शब्द गढ़ने की ताकत है। अंग्रेजी के अपने शब्द 10,000 के आसपास हैं, बहुत हो गए, लेकिन संस्कृत की अपनी पारिभाषिक शब्दावली 20 लाख शब्दों तक है, और संस्कृत की विशेषता है कि इसमें नए शब्द गढ़े जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट के लिए संसद शब्द किसने गढ़ा है? हमने तो गढ़ा ना। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लोकसभा हमने ही गढ़ा। तो इस प्रकार देखिए कि नए नए शब्दों का निर्माण भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में किन लोगों ने किया, वो संस्कृत दात है। कुछ लोगों ने उर्दू में शब्द प्रयोग करना प्रयास किया, लेकिन वो बहुत भोंडे शब्द रहे, जैसे ट्यूबलाइट के लिए उन्होंने नाम दिया चमचम। अब इसमें चमचम से कुछ नहीं होगा, है? तो इसके लिए प्रकाश नली का जो संस्कृत का शब्द है वो अधिक प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजीवादी या अंतर्राष्ट्रीयतावादी, संस्कृतवादी या पुनरुत्थानवादी, उर्दूवादी या देशीवादी, ये 3 संप्रदाय इसमें रहे पारिभाषिक शब्दावली बनाने में। किंतु सबसे ज़्यादा यश उन्हें आया जिन्होंने ये तीनों का समन्वय किया, मतलब अंग्रेजी के भी कुछ शब्द लिए, अंग्रेजी कुछ शब्दों का संस्कृत रूपांतरण भी किया, कुछ देशी शब्द भी प्रयुक्त किए, और इनका समन्वित रूप सामने आया। उसके उपरांत अगला पाठ्यक्रम का अगला भाग है, चौथा देखिए, भारतीय पारिभाषिक शब्दावली समस्याएं एवं समाधान। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें अधिकृत 22 भाषाएं हैं, और इन 22 भाषाओं में अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली बनाई जा सकती है, बनती भी है। परंतु कुछ लोगों का यह कहना है कि भारतीय भाषाएं अगर संस्कृत मूलक हैं तो संस्कृत के ही शब्दों का सभी भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयोग करें। तो इसकी भी बहुत सारी समस्याएं और उनके समाधान को भी हमें देखना है। साथ ही साथ हमें हिंदी शब्द संपदा का भी अध्ययन करना है। हिंदी के बड़े बड़े शब्दकोश कैसे निर्माण किए जाते हैं, आज तक कितने प्रयास हुए हैं इसके लिए, हिंदी की शब्द संपदा कितनी बड़ी है, हिंदी में कितने नाम हैं, कितने आख्यात हैं, कितने सर्वनाम हैं, कितनी क्रियाएं हैं, कितने क्रिया विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं, कितने योजक अव्यय हैं, कितने केवल प्रयोगी या जिसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं वो कितने हैं। इस प्रकार से हमें बहुत बड़ा अध्ययन करना है, बहुत है। और साथ ही साथ एक बात यह भी कही गई है कि कुछ शब्द आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, हिंदी पारिभाषिक शब्द, अंग्रेजी मूल शब्द और उसका हिंदी पर्याय, इस प्रकार से 100-200 शब्द आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उनका भी आपको अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये रहा हमारे पाठ्यक्रम का पहला भाग। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि पारिभाषिक शब्दावली ये पहला शीर्षक है, इसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है पारिभाषिक शब्दावली, तात्पर्य, परिभाषा एवं सामान्य विशेषताएं। दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के सिद्धांत। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली विविध दृष्टिकोण एवं प्रयास। भारतीय पारिभाषिक शब्दावली, चौथा है भारतीय पारिभाषिक शब्दावली समस्याएं एवं समाधान। तथा अंतिम 5वां है हिंदी शब्द संपदा और हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, छठा, जो परिशिष्ट आ में दी गई है। अब हमें आगे ये देखना है, दूसरा भाग जो है पाठ्यक्रम का वो है राजभाषा। आपने अगर मेरे जो स्पर्धा परीक्षा का ग्रुप है उसमें हमने देखिए कि
संविधान नाम की एक टीवी सीरियल दिखाई थी, जिसमें 8वें भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों की बात कही थी। आप वो ज़रूर देखें उसके, या आप यूट्यूब पे जाकर के वो देख सकते हैं। तो राजभाषा हिंदी कैसे बनी इस देश में, यानी संविधान ने किस प्रकार से हिंदी को राजभाषा का और देवनागरी लिपि को राजलिपि का दर्जा कैसे दिया है, उसका अध्ययन हमें करना है, जिसमें पहला उपशीर्षक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसकी अवधारणा और स्वरूप क्या होते हैं, मतलब राजभाषा की अवधारणा कैसे आई और उसका स्वरूप क्या है, और राष्ट्रभाषा की अवधारणा कैसी है और उसका स्वरूप क्या है। फिर उसके बाद में राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था वो राष्ट्रभाषा हिंदी का आंदोलन था, जिसके लिए उन्होंने पुणे में, मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, या वर्धा में, पुणे में महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार सभाएं निर्माण की थी। तो उनका आंदोलन राष्ट्रभाषा का था, लेकिन राजभाषा चीज़ अलग होती है। और दुर्दैव हमारा ये है कि हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग तक नहीं है। वो सारी की सारी राजभाषा है, जिसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। नेशनल लैंग्वेज का कहीं उल्लेख नहीं है। अब देखिए कि इसके लिए संविधान में क्या बात कही है। राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधान, संविधान के देखिए 343 से लेकर के 351 कलम, जिसे हिंदी में, मराठी में कहा जाता है, हिंदी में धारा कहा जाता है, उन धाराओं के अंतर्गत राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाया, और खास करके दो व्यक्तियों का नाम यहाँ बताना चाहूँगा। एक है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और दूसरे हैं गोपाल स्वामी अयंगार। इन दो लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है, तो ये हमें आपको पता चलेगा। और कि साथ ही साथ संविधान की किस भाग के किस धारा से किस धारा तक हिंदी राजभाषा के बारे में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उनको भी हमें देखना है। चौथा उपशीर्षक है राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार कार्य, संस्थागत कार्य। मतलब राजभाषा हिंदी का जो प्रसार करने वाले या राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रसार करने वाले जो संस्थागत कार्य हैं, जैसे नागरी लिपि परिषद काशी की है, दिल्ली की है, नागरी प्रचारणी सभा काशी की है, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, या जिसको आजकल प्रयागराज कहा जाता है, वो है। ऐसी बहुत सारी संस्थाओं का उल्लेख हमें यहाँ करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके लिए व्यक्तिगत कार्य क्या है। संस्थाओं के, जैसे आर्य समाज जैसी संस्था है, अभी मैंने 2-3 संस्थाओं के नाम लिए थे, जैसे नागरी प्रचारणी सभा है, नागरी लिपि परिषद है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है, और बहुत से विश्वविद्यालयों में भी एक सामूहिक रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है। अब कुछ लोगों के व्यक्तिगत कार्य को अभी हमें नज़रअंदाज कर नहीं चलेगा। खास करके महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास किए, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के, राजभाषा बनाने में। फिर दूसरे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, तो उनके सारे पैम्पलेट, सारे संदेश, उनके सारे भाषण जो टोक्यो रेडियो से होते थे, वो सारे हिंदी में हुआ करते थे। उनका जो कौमी गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, ये हिंदी भाषा थी। उनके सारे भाषण ये हिंदी में ही थे। उसके उपरांत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कितना बड़ा योगदान है व्यक्तिगत रूप में। आप इस बात को जानते होंगे, 2-3 बार मैंने कहा भी था शायद, कि डॉक्टर अम्बेडकर जी संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, राजभाषा बनाना चाहते थे, परंतु संस्कृत को जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए उन्होंने संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिंदी को किस प्रकार से संविधान में बहुत बड़ा स्थान दिया, उसको लेकर के भी बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है। तो ये रहा राजभाषा हिंदी, जो हमारा दूसरा भाग है, उस पर केंद्रित था। फिर से पढ़ता हूँ मैं। दूसरा पाठ्यक्रम का दूसरा शीर्षक है राजभाषा हिंदी, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, अवधारणा एवं स्वरूप। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधान। राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार प्रसार संस्थागत कार्य। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार व्यक्तिगत कार्य।
खास करके 3 लोगों का नाम, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसके उपरांत तीसरा भाग आता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिए, तीसरे सत्र में भी और चौथे सत्र के ये 2 भाग सैद्धांतिक ज़्यादा है, लेकिन अगले जो 2-3 शीर्षक हैं वह प्रैक्टिकल है, प्रात्यक्षिक ज़्यादा उसमें है। और उसमें कहा गया है प्रयोजनमूलक हिंदी लेखन पक्ष। लेखने में प्रात्यक्षिक लेखन करते समय क्या क्या आना चाहिए आपको? यानी प्रयोजनमूलक हिंदी लेखन पक्ष जो तीसरा शीर्षक है उसके अंतर्गत 5 उपशीर्षक हैं, जिसमें पहला है प्रारूपण, सिद्धांत एवं व्यवहार। प्रारूपण को हम मसूदा या मसौदा कहते हैं, मतलब किसी पत्र का मसौदा बनाना, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या लिखना चाहिए, दिनांक कहाँ डालनी चाहिए, विषय कहाँ डालना चाहिए, जिसे पत्र लिखा जा रहा है मतलब प्रेषिती कौन है, प्रेषक कौन है, इसके ओर भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टिप्पण, सिद्धांत एवं व्यवहार। टिप्पणी किस प्रकार, टिप्पणी या टिप्पण कैसे लिखना चाहिए। संक्षेपण, संक्षेपण मतलब जैसे आपने देखिए 10वीं में 12वीं में सीखा होगा कि बड़े परिच्छेद को छोटा बनाना, 1/3 करना या सार लेखन करना, संक्षेपण उसे कहा जाता है। फिर प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट राइटिंग, उसका व्यवहार कैसे करना है, सिद्धांत क्या है उसके। और 5वीं चीज़ है समाचार लेखन। समाचार लेखन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार। अब ये समाचार लेखन हो सकता है ये जिसको हम कहते हैं वृत्त पत्र के लिए हो, समाचार पत्रों के लिए हो, किसी पाक्षिक के लिए हो, किसी मासिक के लिए हो, किसी वार्षिक के लिए हो, रेडियो के लिए हो, क्योंकि रेडियो में भी समाचार बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, दूरदर्शन के लिए हो, या आजकल देखिए बहुत सारे ऐसे समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण इतने लोग मारे गए। ये भी एक प्रकार का समाचार हो सकता है। और समाचार में क्या चीज़ होती है महत्वपूर्ण? कहाँ, कौन, कैसे, किस जगह, किस लिए ये घटना हुई, इसके उत्तर उसमें होने चाहिए। समझे, उस्मानाबाद में एक दिन 11 लोग कोरोना से मर गए, लेकिन अब कौन कौन थे वो, कहाँ के रहने वाले थे, किस रुग्णालय में प्रविष्ट थे, एडमिट थे, उनके उपचार कैसे हुए, कैसे नहीं, क्या कमी पड़ी, ये सारी चीज़ें आपको एक, अभी केवल दुखद समाचार मैंने कहा, लेकिन कुछ सुखद समाचार भी होते हैं। जैसे कि मराठी के बहुत बड़े लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिंबाड़े जी को अखिल भारतीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती पुरस्कार उनके नए उपन्यास सनातन पर मिला। अब ये संस्था कौन सी है, ये सरस्वती पुरस्कार क्या होता है, शरण कुमार लिंबाड़े को ही क्यों दिया गया, सनातन पर ही क्यों दिया, उसका चयन करते लोग कौन थे, ये सारे इस प्रकार की बातें आपको समाचार लेखन के अंतर्गत आनी चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम समाचार लिखना आरंभ करते हैं तो जिन मुद्दों से हमें लेना है वो हम डिटेल में बाद में कभी देखेंगे। ये आज तक समाचार लेखन कैसे थे। तो देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी लेखन पक्ष के अंतर्गत पहला उपशीर्षक था प्रारूपण, सिद्धांत एवं व्यवहार। उसके उपरांत टिप्पण, सिद्धांत एवं व्यवहार। तीसरा संक्षेपण, सिद्धांत एवं व्यवहार। चौथा प्रतिवेदन, सिद्धांत एवं व्यवहार। और 5वां समाचार लेखन, सिद्धांत एवं व्यवहार। तो ये आपका पाठ्यक्रम। और चौथा शीर्षक आपके सम्मुख आता है प्रयोजनमूलक अनुवाद। अब देखिए कि आज बहुभाषी हमारा देश है, अनेक भाषाएं, कम से कम 22 भाषाएं तो हमारी जो संविधान सम्मत है वो चल रही है, और 23वीं भाषा के रूप में अंग्रेजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनमें अनुवाद करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये आपको प्रयोजनमूलक अनुवाद क्या है ये समझना पड़ेगा। उसके लिए पहला उपशीर्षक उसके अंतर्गत है अनुवाद स्वरूप एवं प्रक्रिया। कैसी यह प्रक्रिया चलती है, चलनी चाहिए, इसको लेकर के चर्चा करनी पड़ेगी। फिर उसके उपरांत कार्यालयीय अनुवाद, स्वरूप एवं समस्याएं। कार्यालयीय अनुवाद अलग है, साहित्यिक अनुवाद अलग है, भाषणों का अनुवाद अलग है, नाटकों का अनुवाद अलग है, कविता का अनुवाद अलग है। लेकिन कार्यालय में जो पत्र आते हैं उनका अनुवाद करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत बार ऐसा होता है केंद्र सरकार से एक ही पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आते हैं, और मुंबई की मतलब महाराष्ट्र सरकार से आने वाले पत्र अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में आते हैं। कभी कभी इन दोनों का मतलब जिसको समझना है वो अंग्रेजी में समझो, जिसको समझना है मराठी या हिंदी में समझ लो।
तो इस प्रकार से कम 2 भाषाओं का तो यहाँ प्रयुक्त किया जाता है। और अनुवाद में लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवादक को, अब मैं भी एक छोटा मोटा अनुवादक हूँ, 6 पुस्तकें मैंने अनुवादित की हैं। शरण कुमार लिम्बड़े जी की दलित पैंथर भूमिका एवं आंदोलन नाम की पुस्तक का मैंने अनुवाद किया, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो देखिए कि इस प्रकार से अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण उपाय है बहुभाषी देश में, भारत जैसे। फिर वैज्ञानिक अनुवाद, स्वरूप एवं समस्या। मैंने अभी कहा था कि जैसे मेघनाथ साहा जी ने कहा था कि अंग्रेजी के शब्द जैसे के वैसे रखें, तो वैज्ञानिक अनुवाद में भी ये समस्याएं कुछ आती हैं, उनका भी स्वरूप हमें समझना है और उसके समाधान देने की कोशिश करनी है। और उसके उपरांत जनसंचार माध्यमों में अनुवाद, जैसे देखिए मैंने अभी कहा था कि मन की बात जैसे मोदी जी की हुई, तो वैसे ही थोड़ी देर के बाद मराठी में वो उसका पुनः प्रसारण किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हर भाषा में उसका अनुवाद करके दिया जा सकता है, जो हमें दिखाई पड़ता है अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में उसके अनुदित रूप को दिखाई पड़ता है। अभी जनसंचार माध्यमों में केवल रेडियो की बात नहीं है, फिल्मों का भी अनुवाद होता है, जिसको हमने डबिंग कहा, मैंने उदाहरण बाहुबली का दिया था। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अन्य अन्य जितनी भी बातें, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन अनुवाद करना चाहते हैं तो गूगल ट्रांसलेटर का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याओं और समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हमारा समय समाप्त हो रहा है, केवल मैं 1 मिनट लूँगा। हम जैसे विद्यार्थी हैं वैसे परीक्षार्थी भी हैं, और परीक्षा की दृष्टि से हमें इस प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन भी देखना है। आपको समय दिया जाता है 1.5 घंटा। अगर आपकी ऑफलाइन लिखी परीक्षाएं हुई तो, ऑनलाइन हुई तो उसका स्वरूप आगे बताऊंगा। 1.5 घंटा समय है, इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विकल्प समेत लघुत्तरीय होता है 10 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न विकल्प समेत दीर्घोत्तरीय होता है 15 अंकों के लिए। तीसरा प्रश्न होता है विकल्प समेत दीर्घोत्तरीय संपूर्ण पाठ्यक्रम पर 15 अंकों के लिए। चौथा प्रश्न होता है टिप्पणियाँ लिखिए, इसमें 4 टिप्पणियाँ दी जाती हैं, इनमें से 2 आपको लिखनी है 5-5 अंक की। इस प्रकार से 10 अंक, मतलब पहला प्रश्न 10 अंकों के लिए, दूसरा तीसरा 15-15 अंकों के लिए, और चौथा 10 अंकों के लिए। इस प्रकार से 50 अंक। लेकिन अगर यह कोरोना का पेंडेमिक, ये महामारी चलती ही रही, तो ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाएं जो होंगी वो वस्तुनिष्ठ रूप की होंगी, जैसे शायद आपने दी हो, मुझे पता नहीं आपने परीक्षा दी है या नहीं, लेकिन ये हमें ज़रूरी है कि इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। और आपकी जो ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, कोरोना अगर टिका रहा उस समय तक, या सबका वैक्सीनेशन हो गया और कोरोना चला गया, तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही लिखी होंगी, लेकिन वस्तुनिष्ठ होने की संभावना ज़्यादा है। तो वस्तुनिष्ठ में आपको 50 अंकों के लिए ये परीक्षा होगी, लेकिन उसके 25 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए होगा, जिसमें से आपको 4 में से एक उचित पर्याय को आपको रेखांकित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का स्वरूप, अंक विभाजन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपने मुझे गौर से सुना, इसलिए धन्यवाद। और भी अगर कोई छात्र ज्वाइन होना चाहता है कल से इसी समय 9:20 पर, तो उसका भी स्वागत है। और जो आज नहीं हो पाए उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो थोड़ी देर बाद आपके लिए आपके ग्रुप पर यूट्यूब लिंक के माध्यम से डाल दी जाएगी।